नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको जैसे मालूम है, जितने भी मेरे अधिवक्ता भाई बहन हैं, कि 19 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की तमाम बार्स में इलेक्शन होना तय हो गया है और उसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट की जा रही हैं, लाइक प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं, ड्यूज़ हैं, वो सब चीज़ हो चुकी है, लिस्टें प्रिपेयर्स हो रही हैं। और जो दूसरी जो कवायद है, अब मेन कवायद हो गई है कैंडिडेट्स की। कैंडिडेट्स अपने अपने ढंग से अपने मैनिफेस्टोज़ के साथ मैदान में उतरे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और मोटिवेट करना चाहते हैं वो वोटर्स को कि वो हम उनके फेवर में वोट दें। लेकिन हम कुछ ऐसी शख्सियत के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं जो वाकई में काम करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने पास्ट में भी काम किया है। आज ऐसी एक शख्सियत के साथ मैं द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठा हूँ और द्वारका में पहले 2013-2014 में प्रेसिडेंट रहे एडवोकेट दिनेश मुदगिल जी, जो इस बार फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं उनसे बात कराऊंगा आपकी और उनसे पूछूंगा कि क्या उनका विज़न है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनके पास ब्लूप्रिंट है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए। दिनेश मुदगिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक्चुअली दिस चैनल इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। हम चाहते हैं कि एडवोकेट्स को अच्छे लीडरशिप मिले, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव आएँ, ताकि एडवोकेट्स का ओवरऑल वेलफेयर हो सके। तो आप प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं सीधा सा आपके पास एक सवाल के साथ आता हूं कि आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। एक सीधा सा सवाल ही है। सर, मैं इलेक्शन बेसिकली वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स के लिए इलेक्शन लड़ने का मेरा मेन मकसद है और मैं पहले भी रहा था। उसी मकसद से मैंने पहले टेन्योर में पूरा काम किया अपनी तरफ से और मैं कामयाब भी हुआ और बड़ा पीसफुल मेरा टेन्योर रहा। उसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे जुडिक्शनल काम चला गया था, मैंने अपने नाम से रिट डाली थी हाई कोर्ट में और उसी में ही ये जुडिक्शन आया था उस टाइम। उसके बाद जो मेरे से आगे आने वाली कमेटी है, उस टाइम में ये 8 गांव मिले थे हमें, जिसके उसमें 3 थाने आते हैं, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए थे। मेरे टेन्योर का ही किया हुआ वो काम है। तो एक काम तो आपने वेलफेयर के लिए किया कि थोड़ा जुडिक्शन बढ़ाया, और कोई एक दो काम ऐसा बताएं जो आपने एडवोकेट के वेलफेयर के लिए किया हो, भले ही बीइंग ए प्रेसिडेंट, भले ही बीइंग एन एडवोकेट ऑफ दिनेश मुदगिल। सर, मैं बेसिकली क्या है, जो नए बच्चे आ रहे हैं आजकल बहुत संख्या में आ रहे हैं, नो डाउट। हमारे टाइम में नहीं आते थे इतने, आजकल काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स है उनकी वो फेस करते हैं। एक जैसे स्टाइफंड का है, कई स्टेट में हुआ भी है, यहाँ पे भी हम एक बार काउंसिल से, स्टेट से ये चाहेंगे कि उनके लिए स्टाइफंड मंथली कुछ न कुछ मिले उनको, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए। एक तो वो, दूसरा बच्चों के लिए यहाँ पे अगर मैं प्रेसिडेंट आता हूँ तो उनके लिए बार में ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज से होंगी, चाहे वो हमें जुडिशल साइड से करानी पड़े या हमारे जो सीनियर एडवोकेट उनको बुला के करानी पड़े। जो बच्चों को नई नई समस्याएं आती हैं उनको भविष्य के लेके, उनकी आगे प्रैक्टिस के लिए उनके लिए मैं काम करूँगा। मेरा मकसद ये है। You want some coaching classes type, some assistant classes? बिल्कुल 100% वही होगा। बच्चों को किसी भी तरह से, किसी भी मतलब ये है कि उनके लिए इस तरह से माहौल बना देंगे कि उनको कभी भी प्रैक्टिस में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सर, मेन प्रॉब्लम यंग लॉयर्स की ये है कि उनको जो मनी है ना, पैसा, वो सीनियर्स की तरफ से नहीं मिलता है, जिससे उनका गुजारा थोड़ा बहुत भी चले। ऐसी 95% जूनियर्स की शिकायत है कि उनके सीनियर्स उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लेते हैं, लेकिन जहाँ तक फाइनेंस की बात है, मॉनेटरी गेन नहीं हो पाता उनको। उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में बार काउंसिल को भी लिखेंगे और बार काउंसिल का साथ भी चाहिएगा हमें। और जैसे दूसरी स्टेट में हुआ है उसी तरह से हम अपनी स्टेट में भी चाहेंगे कि हाई कोर्ट इस तरह का कोई ऑर्डर पास करे ताकि उनको ऑर्डर तो मद्रास हाई कोर्ट ने कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वहाँ भी, क्योंकि पैसा तो सीनियर्स को देना, कोर्ट ने नहीं देना। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ऑर्डर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सर, इसके लिए हम गवर्नमेंट से भी कह सकते हैं कि भी जैसे उन्होंने हमारी इंश्योरेंस करी है, इसी हिसाब से कुछ स्टाइफंड बच्चों को दे। सरकार से ही बेसिकली, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ है या स्टेट गवर्नमेंट हुआ। मेरा सवाल ये है सर, आपको कितने साल हुए हैं? सर, मेरे को 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। यू आर सीनियर लॉयर, मतलब एक अरसा हो गया आपको, तो आपके पास भी जूनियर होंगे। ऐसे लॉयर्स जिनके पास 2, 1, 4, 10 जूनियर्स हैं,
तो उनको कोई मोटिवेशन का कोई आपका ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है, आप प्लान बना रहे हैं कि उनको आप रिक्वेस्ट करें या उनको आप ऐसा मोटिवेशन करें कि वो अपने जूनियर्स को थोड़ा जो है मॉनिटरी गेन भी कराएं? सर मेरे लिए इसके कुछ ऐसा विज़न है मेरे दिमाग में, जैसे प्लेसमेंट का होता है, जैसे कॉलेज से प्लेसमेंट होती है बच्चों की, हम कंपनीज़ को या अपने ये जितने भी हैं लॉ फर्म वगैरह हैं, इनको इनवाइट करके यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट के लिए यहाँ का इंटरव्यू कराएंगे और उन बच्चों को अगर कोई इस तरह से रिक्वायरमेंट है तो हम उनको वहाँ पे अपॉइंट कराएंगे। ऐसे ही एलसी के लिए अपॉइंट है, जैसे लोकल कमीशन है, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, उसके लिए सब बच्चों को चांस मिले, ये भी कराएंगे हम। एलसी की आपने बात करी, अभी तक सबकी शिकायत ये है, टोटल शिकायत है, चाहे वो पिछली बार यहाँ की रही हो, चाहे वो दूसरी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बार से रही हो, उनकी शिकायत ये है कि जो एक बॉडी चुन के आती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो अपने अपने केवल सपोर्टर्स को, अपने चेतों को ही एलसी और दूसरे जो बेनिफिट्स हैं उनको देती है, उन्हीं को डीएलएसए में अपॉइंट कराती है। बाकी जो लोग हैं उनको चांसेस नहीं मिलते। इसके बारे में आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? यस, मेरे टेन्योर अगर बाई चांस मेरे को प्रधान बनाते हैं तो मेरा ट्रांसपेरेंसी 100% होगी। किसी का इस तरह से नहीं होगा कि भी किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की वजह से या किसी जज की वजह से, हर बच्चे को चांस मिलेगा। अगर मान लो महीने में 50 अपॉइंट होते हैं तो उनकी लिस्ट लगाई जाएगी कि ये बंदा अपॉइंट हो चुका है इस महीने में, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हर आदमी को चांस मिलना चाहिए। ये मेरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कोर्ट के चाहे आरटीए लगाएं हम, चाहे किसी तरह से लगाएं, कोर्ट को भी ये बिल्कुल कहेंगे कि एक बच्चे को टाइम टू टाइम बार बार ना दिया जाए, उसी को सबका नंबर आना चाहिए उसमें। ये हमारी बार की तरफ से रहेगी। लोग सुन रहे हैं, कल को आपको सर अगर आपने इस पे कमिटमेंट बार की तरफ से 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लिस्ट आउट होगी हर महीने में हमारी कोर्ट में किस किस को एलसी अपॉइंट किया गया। एक मेन समस्या और आती है, अचानक से किसी भी एडवोकेट के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई सीरियस इलनेस हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उस वक्त बार एसोसिएशन के पास क्या कोई ऐसा फंड होता है या क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि उसको इमीडिएट रिलीफ के लिए उसको कुछ दिया जा सके? सर है, बिल्कुल फंड है। इवन प्रेसिडेंट जो होता है, अब उसके पास भी इतनी पावर है, वो 20,000 रुपये का चेक दे ही सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और एग्जीक्यूटिव कमेटी तो 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, वो तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट इवन प्रेसिडेंट के खुद इंडिपेंडेंट इतनी पावर है कि वो 20,000 का चेक तो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द कमेटी दे सकता है। आप ऐसा कोई स्कीम बनाएंगे जिससे कि लोगों को ऐसी इमरजेंसी में मदद मिल सके? बिल्कुल 100% ये बनी हुई है स्कीम, ये तो इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। सिर्फ अभी की जो बाहर से वो नहीं कर रही है। मैंने पहली बार भी जब मैं प्रेसिडेंट था, मैंने कई लोगों को दिया, 20,000 दिए हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद नहीं दिया गया? सर देते हैं, मैं ये नहीं कह सकता नहीं देते, जो एग्जीक्यूटिव आती है पैसा देते हैं। कोरोना में भी लोगों को खूब पैसा बांटा है, ऐसा नहीं है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं। शिकायत है केवल अपने चेतों को, अपने सपोर्टर्स को देते। सर मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, इस तरह से कोई आपके टेन्योर में तो ऐसा नहीं होगा ना? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा सर। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी अपनी गारंटी है कि इस तरह का कभी भी ट्रांसपेरेंसी ऐसी होगी कि मुद्दे पे कोई उंगली ना उठाए। एक और शिकायत एडवोकेट्स को है, वो शिकायत है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं स्पेशली, मैं एडीजे कोर्ट्स या एएसजे कोर्ट्स की ज़्यादा बात नहीं करूं, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में उसमें क्या होता है कि जो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो जूनियर एडवोकेट हैं चाहे वो सीनियर भी हैं, उनको इंटेंशनली इंसल्ट किया जाता है जुडिशल ऑफिसर्स की तरफ से, और वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते। अगर वही इंसल्ट या वही मिसबिहेव अगर बार के किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर के साथ होता है तो उसका बायकॉट भी करते हैं, स्ट्राइक भी करते हैं। लेकिन आम मेरे जैसा एडवोकेट अगर उसका विक्टिम है तो कोई सुनवाई नहीं करता, और बल्कि अगर कंप्लेंट दी जाए तो जा कर के उससे मिल लेते हैं कि हम मना लेंगे, और उससे अपना एक सेटिंग का सिस्टम चालू हो जाता है। इसके बारे में कोई आपके पास प्लान है? देखो शर्मा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारा परिवार है, ये एडवोकेट का परिवार है। इवन ऐसा नहीं है किसी जूनियर के ऊपर कभी कोई मुसीबत आती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी साथ खड़ी होती है, और हमारे टेनर में भी हम हमेशा साथ रहे हैं। इवन हम एग्जीक्यूटिव में नहीं भी होते हैं तब भी हम जाते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के यहाँ होता है। इवन देन अगर यस होता है, अगर होता है तो हम जाके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, उस जिसके साथ बदतमीजी होती है, हम मजिस्ट्रेट के सामने भी, और सीनियर जो जजेज हैं उनको जाके शिकायत भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेशन जज तक भी, एक एमएम साहब से हमारे टेनर में, तो सेशन जज रविंदर कौर मैडम होती थी, मैंने कोर्ट में लाके बैठा दिया था उसको कि मैडम एक बार आगे देखो किस तरह से वर्किंग है इसकी। तो मैडम खुद आई और उसने कोर्ट में आके उसकी वर्किंग को वॉच किया। ऐसा नहीं है सर, करते हैं।
आपके टाइम में इसमें रिलीफ मिलेगा? 100%। ऐसा भी कोई मैकेनिज्म है कि ये जो बिहेवियर जो एस्पेक्ट है, इसमें कोई ऐसी आपस में कोऑर्डिनेशन की जाए कि इस तरह की इंसिडेंट्स ना हो? सर बिल्कुल करना चाहिए, बार बेंच का रिलेशन है और इसके लिए बेसिकली क्या हम लोगों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। सीनियर्स लीडर हैं या सीनियर्स मेंबर हैं, डीजे साहब के साथ बैठें, उनके साथ भी इंटरेक्शन करें और उनसे कम से कम एक ऐसा माहौल बन जाए ताकि एक दूसरे के बदतमीजी ना हो, कभी तू तड़ाक ना हो, किसी तरह से बात ना हो। लिमिट्स में सब चीज़ें चलती हैं। आप ही की बार के एक डीजे साहब के पास या शायद एएसजे थे, उनकी बार उनका कोर्ट का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो बहुत ही खड़े होकर के ऑर्डर कर रहे हैं कि इसको कस्टडी में ले लो, इसको ये करो। आपकी नॉलेज में है? नॉलेज में है सर, सच्चाई ये है अगर देखा जाए उस टाइम जज साहब का कसूर नहीं था। आई एम सेइंग, क्योंकि जिसने वो एक्ट किया था ना, वो एक वीडियो बना रहा था, वो एक इंस्टेंट एक्ट था जज साहब का। अदरवाइज सच्चाई ये है कि उस आदमी की गलती थी। वो बात अलग है कि कैसे एक्ट हुआ, बट गलती टोटली उस आदमी की थी जिसने वीडियो बनाई थी। जिस ढंग से वो बातचीत हुई वो ढंग ठीक था, बीइंग ए जुडिशियल ऑफिसर? सर बीइंग ए जुडिशियल ऑफिसर सर वही एक एक्ट गलत था। अदरवाइज उसी की बात कर रहा हूँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक्ट क्या था सर, वो देखा है। अदरवाइज एक्ट सिर्फ एक इंस्टेंट एक्ट था और मेरे को लगता है कहीं इस तरह से गुस्सा एकदम से आया है क्योंकि वो वीडियो बना रहा था वहाँ पे और उसका एक्ट ही गलत था, जो क्लाइंट था जो भी था वो। लेकिन बीइंग ए सिंसियर जुडिशियल ऑफिसर उस तरह का एक्ट कर लेना उसमें और फिर एक लोअर लेवल में क्या फ़र्क रहा? बस सर यही था एक मैं यही कहूँगा कि इसके लिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए थी। कस्टडी में ले लेते हैं बट थोड़ा सा एक्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। एक शिकायत लोगों को ये रहती है एडवोकेट्स को कि जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है वो जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ, डीजे के साथ वो घुल मिल करके और उनकी जो है बजाय सम्मान करने के बटरिंग करना शुरू कर देती है। हालांकि सम्मान करना और बटरिंग करना उसमें बहुत झीना सा पर्दा है। कब सम्मान बटरिंग में बदल जाता है और कब बटरिंग सम्मान हो जाती है, ये बड़ा डिफ्रेंशिएट करना दिक्कत होती है। लेकिन शिकायत ये है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी उनको फूल बुके दे के, शाल पहना के और उनकी जो मैं कहूँ कि पूरी मिजाज पुरसी करते हैं ताकि उनको रिलीफ मिले, उनको पास उनकी बेल में उनको फ़ायदा मिले, उनको रिलीफ मिले, ऐसा एक आरोप है। क्या इसके बारे में आपका कोई प्लान है? सर देखो, इसके बारे में जो आपने क्वेश्चन किया, ये किसका एक्ट कैसा होता है ये मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बट हर आदमी एक जैसा नहीं होता। बटरिंग का जहाँ तक सवाल है, कुछ लोग बटरिंग करते हैं बट कुछ लोग इज्जत करते हैं। तो हमारा तो सिर्फ ये है इज्जत दो, इज्जत लो। बटरिंग का हमारे यहाँ ना तो हमने कभी की और ना हम लाइफ में कभी करेंगे। हम अपने प्रोफेशन में आ रहे हैं, लीगल नॉलेज है, क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। इवन मेरे को मान लो सिविल प्रैक्टिस नहीं आती तो मैं सिविल प्रैक्टिस कभी की ही नहीं, तो क्रिमिनल प्रैक्टिस ही की है टोटली। तो मेरा ये नहीं कि मैं आज वहाँ हाथ मार रहा हूँ, आज वहाँ कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ यही है। दूसरा ये है कि इज्जत करते हैं जो जुडिशियल ऑफिसर की और उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इज्जत करें। बटरिंग का हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। प्रैक्टिकली देखने में नहीं आ रहा कि वो भी हमारी इज्जत करते हैं। कुछ हैं, सब नहीं कह सकते, कुछ हैं वो ठीक हो सकते हैं। अगर सीनियर ऑफिसर हाई कोर्ट ये अगर उनकी शिकायत वो ठीक हो सकते हैं अगर बाहर की एग्जीक्यूटिव बॉडी मजबूत हो, उनके ऊपर ये लगे कि हमारी इस बात का विरोध किया जाएगा, हम जो बिहेव कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। सर बार और बेंच का रिलेशन ना सिर्फ इसीलिए होना चाहिए कि भाई इज्जत दो और इज्जत लो। जब हम कोर्ट में क्लाइंट को कहते हैं कि तुम बटन बन के पेश हो तो हम लोग कहते हैं, अदरवाइज जो क्रिमिनल है उनको क्या फ़र्क पड़ता है जज के सामने बटन खोल के खड़ा हो, कैसे ही खड़ा हो, हम लोग सिखाते हैं ना उनको। तो वही चीज़ें हैं, जब हम लोग उनकी इज्जत कराते हैं क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी हादसे हुए हैं, किसी ने कुछ फेंक दिया, कभी ने कुछ फेंक दिया, लेकिन वकील की ड्यूटी बनती है कि कोर्ट का डेकोरम बनाए। कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वकील की ऐसी इज्जत दे ताकि वो एक कोर्ट ऑफिसर है और उसको ही मेंटेन करे। लेकिन अभी उसमें कमी है, कहीं न कहीं कमियां दिखाई देती हैं और उम्मीद करते हैं कि आप प्रेसिडेंट बन के आएंगे तो उन कमियों को दूर सर करेंगे। मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ, हमारे यहाँ कई प्रॉब्लम हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं डे टू डे। जैसे चेयर या अपने चैम्बर बिल्डिंग से कोर्ट के लिए एक 2-4 लिफ्टें हैं, हमेशा कम पड़ती रहती हैं, ख़राब रहती हैं। तो हम तो इसको, मेरे लिए तो ये है कि इसको बीच से जुड़वाएंगे, कोर्ट बिल्डिंग को और चैम्बर बिल्डिंग को, 2 जगह से। ये पहले भी प्रोविज़न था और उस टाइम भी कहा था कि हाँ ये पॉसिबल है कि जुड़ सकता है। कोर्ट बिल्डिंग ही अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई, शायद डिमोलिशन के भी ऑर्डर्स। सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है,
ये अभी हमारा फंक्शन हुआ था, उसमें बिल्कुल कहा गया था कि नई बिल्डिंग बनेगी और चैम्बर भी बनेंगे। जिस हिसाब से नक्शा देखा है मैंने, नक्शा देखने से लगता है कि हाँ, आगे आने वाले बच्चों को सीट की प्रॉब्लम नहीं होगी, चैम्बर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिस हिसाब से इन्होंने नक्शा बनाया, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो अब आगे किस लेवल तक काम कर रखा है एग्जीक्यूटिव ने, एक वो अलग बात है। हम जब भी आएंगे उनको साथ लेके आगे इस काम को बढ़ाएंगे और जितना जल्दी से होगा चैम्बर ब्लॉक का काम शुरू करा देंगे। एक लेडी लॉयर्स को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ लाइक क्रैच की जो प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरी और जो उनको सेफ्टी की जो प्रॉब्लम है वो है, उसके बारे में कोई आपके पास प्लान है? बिल्कुल है सर। अब जैसे प्रॉक्सिमिटी कार्ड आ जाएगा, एक इससे भी बहुत चीज़ें सॉल्यूशन में आ जाएंगी। प्रॉक्सिमिटी कार्ड आने के बाद एक तो व्हीकलों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पार्किंग मिल जाएगी। दूसरा क्रैच का जहाँ तक सवाल है, हाँ छोटा सा क्रैच है, वाकई में बड़ा क्रैच की ज़रूरत है। अगर नई बिल्डिंग बनी तो इसमें एक प्रोविज़न क्रैच का स्पेशली रखा जाएगा और इस तरह से होना चाहिए कि वो लेडी का जो रूम है। पर नई बिल्डिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपके टेन्योर में शायद नहीं बन पाएगी। अभी कोई संभावना है कि इस क्रैच की फैसिलिटी है उसको थोड़ा बड़ा बना दिया जाए? हाँ बिल्कुल है, ऐसा नहीं है, जगह भी है हमारे पास, क्रैच को हम बड़ा कर सकते हैं कहीं ना कहीं इसके लिए। और जैसे हमने अभी पूलिंग टाइपिंग पूल बनाया है, इसको क्रैच को बड़ा बनाया जा सकता है, हमारे पास है जगह है हमारे। करेंगे अगर हाँ बिल्कुल, हमारा मैं बिल्कुल करूँगा, 100% करूँगा। लॉयर जितनी सुन रही है आपकी बात को, वो इस बात को मान ले। मैं तो आप प्रॉमिस प्रॉमिस करता हूँ, बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ। फैसिलिटी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी सर, 100% मिलेगी। सुन लीजिए लेडी, मेरी जितनी भी छोटी बहन है, बेटियां हैं और जो भी मेरी कोलीग्स लेडी हैं, वो समझ लें कि मुदगिल जी एक वायदा कर रहे हैं आप सबके साथ। क्रैच की फैसिलिटी पक्का मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन सेफ्टी भी रहेगी। दूसरा इनके लिए बेसिकली जो बाथरूम के जो टॉयलेट्स हैं, इनको हाइजीन होना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे कराएंगे। आज सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन नहीं आज नहीं है, कराएंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे 100%। चलिए, अब दूसरी बात आती है वकीलों के ओवरऑल बेनिफिट की, जिसमें पॉलिसी मैटर आ जाता है। पॉलिसी मैटर लाइक अभी जो चीफ मिनिस्टर वेलफेयर फंड से जो पैसा मिल रहा है, वो केवल उनको मिल रहा है जो दिल्ली का वोटर है। वो एक लॉन्ग टाइम से एक डिमांड उठती चली आ रही है कि ये सब जो भी बीसीडी का मेंबर है, जो बार एसोसिएशन का मेंबर है, उसको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मेडिक्लेम फैसिलिटी और वन टर्म जो 10 लाख वाली फैसिलिटी। इसके बारे में आपके पास कुछ प्लान है करने का? सर ये बेसिकली अगर देखा जाए तो होना तो सेंट्रलाइज इंडिया के सभी वकीलों के लिए होना चाहिए। अगर दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है और सिर्फ यहाँ इलेक्शन की बात करते हैं, इसको इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा मानना ये है। वकील है, चाहे वो कहीं का भी हो, जब वो वकालत में आ गया और वो बीसीडी में इनरोल है, तो आप ये मत देखो वो आपका वोटर है या नहीं। देख लिया उन्होंने, वो नहीं इसके बारे में कुछ आप करना चाहिए? सर बेसिकली क्या है, इसके लिए तो हम गवर्नमेंट को लिख सकते हैं। दूसरा इसके लिए हाई कोर्ट में रेट डाली जा सकती है या सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। बीसीआई को साथ लेके चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम इसलिए करेंगे, इसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर है सर। इसके लिए कुछ आपके दिमाग में है? यही करेंगे। और कोई क्या चीज़ ऐसी आप देना चाहते हैं जो आप लोग को लगता है अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो ये मैं वेलफेयर का काम कर पाऊंगा द्वारका बार एसोसिएशन? सर मेंबर्स की इज्जत कभी कम नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए मेरे को। नेपोटिज्म खत्म करेंगे आप? 100% सर, नेपोटिज्म भी ख़त्म करेंगे और हमारा मेंबर कहीं भी ये फील नहीं करेगा कि मैं इस प्रोफेशन में गलत आ गया। हमारे इस प्रोफेशन की डिग्निटी को बढ़ाएंगे, 100% बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है जो दूसरे कैंडिडेट्स आपकी पोस्ट पे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा किससे आपका कंटेस्ट है, तो आपको लगता है कि आप उनसे बेटर काम कर पाएंगे? सर मैं उम्मीद करता हूँ 100%। कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आप उनसे कहीं बेटर काम कर? 100% सर, 100%, क्योंकि उनका टेनोर कई दफ़ा रहे हैं, वो सेक्रेटरी रहे हैं, टेनोर सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा था, बट ऐसा आई डू द माई बेस्ट। आपकी नॉलेज से भी, आपके मन से भी, अगर मैं एज ए वोटर दिनेश मुदगिल से पूछूं तो जो पिछली बार से उनका जो वर्क रहा, जो उनका जो एक काम करने का तरीका रहा, वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जितना होना चाहिए। मैं ये कमेंट्स किसी के बारे में नहीं करूँगा, कौन से एग्जीक्यूटिव नहीं सर। सर टेनोर बहुत लंबा हो गया, हमारा 1 साल का टेनोर होता था पहले, अब की बार तो 2.5 साल का हो गया। जैसे भी हुआ कोई बात नहीं, बट काम तो सब लोग करते हैं जैसे आते हैं एग्जीक्यूटिव में। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँ कि एग्जीक्यूटिव आके कोई काम नहीं करती। मैंने नहीं कहा काम नहीं करते, बट
अगर एक वोटर की सेटिस्फेक्शन के तौर पे उसको तोला जाए आज के दिन ये आप नहीं कह पाएंगे। आज के दिन कहना बड़ा मुश्किल है ठीक है, बिकॉज आपको उन लोगों का भी सपोर्ट लेना है जो आप फिलहाल एग्जीक्यूटिव बॉडी में है। ठीक है, इतना डिप्लोमेटिक होना भी चाहिए। लेकिन मेन चीज यही है कि वकीलों को अक्सर लगता है कि हमने जिसको चुना उसने हमें निराश कर दिया, और कुछ बार में आपने देखा भी होगा, झगड़े भी हुए और भी बातें हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं वकील आपको चुन लें और फिर वो लगे उनको कि हम तो ठगे गए, हमसे गलती हो गई? नहीं सर, ऐसा नहीं है। टेन्योर देखा है लोगों ने मेरा, और इत्तेफाक की बात है, यहाँ के लोग मेरे को लाइक भी करते हैं। और मैं हारूं या जीतूं बात वो नहीं है, यहाँ के लोगों की लाइकिंग मेरे प्रति जितनी है, और जैसे ही मैं इवन हार के भी नेता होता हूँ यहाँ का, ऐसा नहीं है, लोग मेरे को बहुत लाइक करते हैं, और उस प्यार की वजह से ही मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कौन सी ऐसी एक खास क्वालिटी है जो आप अपने में महसूस करते हैं जो दूसरे कैंडिडेट्स में नहीं है, जिसकी वजह से सपोज मैं वोटर हूं और मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि मैं आपको ही क्यों वोट दूं, मैं और जो 3 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से किसी को क्यों ना दूं? तो आप कौन सी ऐसी स्पेशल क्वालिटी अपने अंदर महसूस करते हैं जिसके बेस पे आप दम भरते हैं कि मुझे वोट दो, मेरे में ये खास है, एक्स्ट्रा है उनसे? मेरी हम्बलनेस। हर आदमी मेरे से, बच्चा हो चाहे मेरी उम्र का हो या मेरे से बड़ा हो, ऐसा जुड़ा होता है कि मेरे को कहीं हाथ पकड़ के किसी टाइम भी ले जा सकता है। उनकी इंटरेक्शन मेरे से एक परिवार वाली है। ये हम्बलनेस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी रहेगी और ज़्यादा होगी। देख लीजिए, उस वक्त फिर नंबर नहीं उठते हैं, फ़ोन नहीं उठते हैं। और ज़्यादा होगी सर, और ज़्यादा होगी। ये वादा है ये आपका? मेरा प्रॉमिस है। इट्स माई प्रॉमिस। सुना दोस्तों, ये हैं दिनेश मुदगिल जी। इन्होंने कुछ वायदे आपके सामने किए हैं और ऑन कैमरा किए हैं। ये आपके पास भी प्रूफ रहेगा, आप इसको अपने पास रखिएगा और देखिएगा कि अगर ये अपनी बातों पर खरे उतरते हैं तो फिर इन्हें दोबारा भी चांस दिया जा सकता है, और नहीं तो भैया जैसा होता आया है ऐसा ही होगा। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, लेकिन वी होप कि जो ये कह रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे, और अगर खरे उतरे तो वाकई में एडवोकेट्स का वेलफेयर हो सकता है, एडवोकेट्स के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ख़ास तौर से यंग जनरेशन जो ये एडवोकेट्स हैं और जो फर्स्ट मैं कहूँ कि पहली बार इस प्रोफेशन में आए हैं, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट जिनको कहना चाहिए, उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है। हमारी लेडी एडवोकेट्स जो हैं उनको, जैसे इन्होंने कहा, क्रेच की फैसिलिटी और अदर सेफ्टी प्रिकॉशंस उनके लिए जाएंगे। अगर ऐसा वाकई हुआ तो एक अच्छी वो बहुत मजबूत बार का निर्माण होगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं मुदगिल जी, और कोशिश करूंगा कि आप इन चीज़ों पे दोबारा मैं आपसे बात करूं जब आप ये काम कर रहे होंगे, मैं आऊँगा। और मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे, और मैं दोबारा आपसे ये सब पूछूंगा और आपको धन्यवाद करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू मुदगिल जी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और कैंडिडेट से आपकी मुलाकात कराऊंगा, बात कराऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।